नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। और आज हम क्लास 11th का चैप्टर 4 का भाग 2 करेंगे। इससे पहले हमने क्लास 11th के कार्यपालिका चैप्टर से भाग 1 पहले पूरा कर लिया था। जिस किसी भी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप आई डिस्क्रिप्शन में आ रहे लिंक का प्रयोग करके हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं और जान सकते हैं इस चैप्टर के बारे में और भी अधिक। तो आज का जो भाग 2 होने वाला है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। क्यों? क्योंकि इस भाग से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पेपर में आते हैं और साथ ही ज्यादा ही नंबरों के क्वेश्चन इधर से कवर किए जाते हैं इस चैप्टर के इस वाले भाग से। तो बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होने वाला है, तो ध्यानपूर्वक सुनना। इस बात की हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, और वो पहला क्वेश्चन है, भारत का जो प्रधानमंत्री पद और इसकी नियुक्ति किस प्रकार होती है। यानी आपसे पूछना चाहता है कि जो भारत का प्रधानमंत्री पद है वो क्या है और उसकी नियुक्ति किस प्रकार से होती है। तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो कार्यपालिका का अध्यक्ष तो होता है, यानी सारे के सारे कार्यपालिका जो काम करती है, सारा का सारा जो कार्यपालिका होती है हमारे देश के अंदर, उसका जो अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होता है। परंतु वह राष्ट्रपति नाम मात्र का मुखिया होता है, औपचारिक मुखिया होता है, जो सारी की सारी शक्तियां राष्ट्रपति से पूछ करके प्रयोग करता है। और वास्तविक शक्ति किसके पास होती है हमारे देश के अंदर? वो प्रधानमंत्री के पास होती है। इस प्रकार से हमारे देश का जो वास्तविक अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री है, और वो एक धुरी मतलब जिसके ऊपर दुनिया टिकी हुई होती है, केंद्र। तो एक केंद्र की रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है प्रधानमंत्री सभी संवैधानिक संस्थाओं के लिए। यानी सारे देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो सारे के सारे उत्तरदायित्व होता है उनका, वो प्रधानमंत्री के प्रति होता है, संसद के प्रति होता है। और संसद का जो अध्यक्ष होता है सरकार का, वो प्रधानमंत्री होता है। एक तरीके से प्रधानमंत्री के प्रति ही उसका उत्तरदायित्व होता है, इसलिए प्रधानमंत्री पद बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके बाद वो पूछता है कि इसकी नियुक्ति कैसे की जाती है। तो नियुक्ति के बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूं, चर्चा पहले भी की जा चुकी है कि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होती है वो कैसे होती है। और इस विषय से यानी नियुक्ति वाले विषय से क्लास 11, 12 और साथ ही जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं वो भी कई बार यहां से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो मैंने जैसे बताया था आपको कि भारत के अंदर प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और राष्ट्रपति जो होता है, जो अन्य मंत्रिमंडल होते हैं हमारे देश का, जो सरकार का मंत्रिमंडल होता है, और मंत्रिमंडल के अंदर जैसे आपने सुना होगा कि शिक्षा मंत्री और रेल मंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, इसी प्रकार से वित्त मंत्री जैसे बहुत सारे मंत्रालय होते हैं। इन सभी मंत्रालयों को नियुक्त भी राष्ट्रपति ही करता है, परंतु राष्ट्रपति नियुक्त करने से पहले प्रधानमंत्री की सलाह लेता है, उसके बाद ही मंत्रिमंडल का वो गठन करता है। यानी प्रधानमंत्री के कहने पर ही राष्ट्रपति जो है मंत्रिमंडल का गठन करता है। अब इसके बाद मैं यहां पर एक और चीज बता देता हूं कि हम प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं करते हैं। ये जरूरी है चीज जाननी। कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और पेपर में भी कि प्रधानमंत्री का चुनाव किस प्रकार से होता है। तो क्वेश्चन आंसर होते हैं कि जनता के द्वारा, या जनता के द्वारा हो जाता है, या फिर इसके अलावा राष्ट्रपति के द्वारा, या मंत्रिमंडल के द्वारा, ऐसे ही कुछ करके ऑप्शन होते हैं। तो उसमें अक्सर लोग जनता के द्वारा क्लिक करते हैं और जो गलत होता है। तो हमारे देश के अंदर प्रधानमंत्री का जो पद है वो नियुक्त किया जाता है, वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, उसका चुनाव नहीं होता है। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की स्थिति और शक्तियों के बारे में बात करनी है। यानी प्रधानमंत्री की शक्तियां क्या क्या हैं। स्थिति पूछ लो या शक्तियां पूछ लो, बात एक ही है। तो यहां पर मैं बता देना चाहता हूं, तो पहला पॉइंट है प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में। तो प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रपति, यानी प्रधानमंत्री जो होता है वो राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल जो होता है, जो भी मैं बता रहा था, जैसे पूरा का पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल जो होता है, सबसे बड़ा मंत्रिमंडल के रूप में जाने जाते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य, और उनमें भी सबसे महत्वपूर्ण होता है प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और देश के अन्य मंत्रिमंडल को जोड़ने वाली कड़ी है। और हमारे देश के अंदर बड़े बड़े जो पद होते हैं, बड़े बड़े पदों को नियुक्त करना
और बर्खास्तगी उनकी, यानी उनको सिलेक्ट करना और उनको हटाना, ये सब काम राष्ट्रपति करता है, परंतु प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। पहला काम तो ये, या फिर इसकी शक्ति ये हो गई, कार्य पूछे तो भी यही चीजें होंगी। इसके बाद प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद का बेटा समझना होगा, यहाँ पर मंत्रिपरिषद क्या होता है, जो क्या होता है, हमारे जब सरकार चुनी जाती है तो अकेला प्रधानमंत्री सब काम नहीं कर सकता है, सभी विभागों को नहीं देख सकता है, इसीलिए वो कुछ कामों को विभिन्न विभिन्न लोगों के माध्यम से अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी सौंप देता है। जैसे एक व्यक्ति को सौंप दिया कि भाई सड़कों का निर्माण कैसे होगा देश के अंदर, वो आपको संभालना है, उसको बोलते हैं हम परिवहन एवं परिवहन मंत्री बोल देते हैं उसको, सड़क मंत्रालय भी कह देते हैं कई बार। इसके बाद वित्त मंत्री बना देते हैं। ऐसे बहुत सारे विभाग, शिक्षा का विभाग और इसी प्रकार से रक्षा का विभाग बना करके हम मंत्रिमंडल का गठन कर देते हैं, जो सरकार की मदद करते हैं। तो ये जो केंद्रीय सरकार में प्रधानमंत्री का पद होता है वो सबसे बड़ा होता है, और वह मंत्रिमंडल का मेहराब यानी बहुत महत्वपूर्ण पत्थर होता है। मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री की स्थिति का अंदाजा निम्नलिखित बातों से लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री कितना महत्वपूर्ण होता है मंत्रिमंडल के अंदर। तो प्रधानमंत्री सभी मंत्रियों के विभागों को बंटवारा करता है, प्रधानमंत्री ही तय करता है कि कौन सा व्यक्ति किस मंत्रालय में जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है, यानी उसका अध्यक्ष होता है वो। मंत्रिमंडल या फिर मंत्रिपरिषद का निर्माण अधिकतर प्रधानमंत्री का निर्णय, मतलब जो भी मंत्री परिषद होता है जो निर्णय लेता है वो ज्यादातर प्रधानमंत्री का ही निर्णय होता है, प्रधानमंत्री जो कहता है वही मंत्रिमंडल करता है। तो इससे समझ सकते हैं हम, देश के विदेशी मामले हो, सुरक्षा हो, आर्थिक नीतियां हो, इन सबको प्रभावित करने का जो मुख्य जिम्मा होता है या डिसीजन लेने का मुख्य कार्य प्रधानमंत्री का ही होता है। इसके बाद प्रधानमंत्री जब त्याग पत्र देता है अपने पद से, तो प्रधानमंत्री के साथ पूरा का पूरा मंत्रिमंडल एक साथ त्याग पत्र दे देता है, पूरी की पूरी संसद खत्म हो जाती है, गिर जाती है, भंग हो जाती है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो कि एक व्यक्ति के त्याग पत्र देने से पूरा मंत्रिमंडल खत्म हो जाता है। आप देख सकते हो कि प्रधानमंत्री की क्या भूमिका है मंत्रिमंडल के अंदर, ठीक है ना। तो आप इसको समझना और अच्छी तरीके से। और अब आगे हम चलते हैं, तीसरा पॉइंट है प्रधानमंत्री व संसद। देखो संसद के अंदर प्रधानमंत्री एक बहुत महत्वपूर्ण पद है। प्रधानमंत्री की सलाह पर ही संसद के अंदर जो राष्ट्रपति होता है ना, वो सदन की संयुक्त बैठक बुलाता है, या बैठकों को बुलाने का काम या बैठकों को रद्द करने का काम। तो यानी बुलाने का और रद्द करने का काम ये राष्ट्रपति करता है, परंतु किसकी सलाह से? प्रधानमंत्री की सलाह से। यानी संसद के अंदर भी पदों को, उसको बैठकों को बुलाना, स्थगित करना, ये सब काम राष्ट्रपति करवाता है। किससे? राष्ट्रपति के कहने पर करता है, या फिर कहें प्रधानमंत्री के कहने पर करता है राष्ट्रपति। तो लोकसभा को भंग करने का काम भी जो है वो प्रधानमंत्री के कहने पर ही राष्ट्रपति करता है। इसके बाद संसद में सरकार का मुखिया होता है। संसद के अंदर जब सरकार बनती है तो सरकार का अध्यक्ष या मुखिया प्रधानमंत्री ही होता है। संसद में सरकार ही सरकार की नीतियों को सरकार की जो नीतियां होती है सारी की सारी, जैसे आपने देखा होगा जीएसटी हो गया हो या फिर 370 हटाने का मामला हो, तो ऐसे जो मामले होते हैं वो सब कुछ पूछ करके सरकार के अंदर प्रधानमंत्री से तभी हमारे देश के अंदर संसद के सामने प्रमुख रूप से रखा जाता है। तो इस प्रकार से प्रधानमंत्री संसद के अंदर महत्वपूर्ण होता है। फिर है प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। कहीं पर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, चाहे वो सार्क की बैठक हो, चाहे G7 की बैठक हो, G20 की बैठक हो, हमारे देश से प्रतिनिधि के रूप में प्रधानमंत्री ही जाते हैं। तो एक ये भी शक्ति है उनकी। आगे हम बात करें तो ये हो गया। फिर है न्यायिक शक्तियां। तो न्यायिक शक्तियां राष्ट्रपति को किसी भी पद को, ये तो पीछा हो गया, ये है प्रधान मंत्री परिषद क्या है तथा मंत्री परिषद या मंत्रियों को कितने प्रकार होते हैं। तो मैं मंत्री परिषद के बारे में बता देता हूं। प्रधानमंत्री जो होता है सभी कार्यों को एक साथ नहीं कर सकता अकेला, तो वो अपनी मदद के लिए मंत्री परिषद का गठन करता है, और सभी सदस्यों का सांसद जो होते हैं वो होना अनिवार्य होता है। यानी कोई भी जो मंत्री है, मंत्री बनेगा तो वो सांसद होना अनिवार्य होता है।
तो यदि मंत्री सांसद नहीं है तो उसे 6 महीने की अवधि में के अंदर उसे सांसद का सदस्य बनना पड़ता है। जैसे मैं आपको बता दूं, स्वर्गवासी अरुण जेटली जो थे, पिछली लोकसभा के अंदर 2014 वाली जो 16वीं लोकसभा थी, 16वीं लोकसभा के अंदर अरुण जेटली जो थे वो वित्त मंत्री थे, परंतु पंजाब के पटियाला से वह चुनाव हार गए थे, परंतु फिर भी वित्त मंत्री बने। क्यों? क्योंकि बन सकता है कोई व्यक्ति मंत्री, परंतु संसद का वो सांसद होना अनिवार्य है, और वो नहीं है उस समय सांसद तो तब भी बन सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर उसे चुनाव लड़ करके जाना पड़ेगा, सांसद बनना पड़ेगा, तभी जाकर के वो मंत्री बना रह सकता है, नहीं तो मंत्री पद से त्याग पत्र देना पड़ेगा। समझ में आया होगा। इस अवधि के अंदर सदन का सदस्य बनना पड़ता है उसे। फिर मंत्री परिषदों की श्रेणी यानी कितने भागों के होते हैं। सभी मंत्रियों का पद एक समान नहीं होता है, मंत्री सभी अलग अलग होते हैं। आमतौर पर मंत्रियों को 3 प्रकार के होते हैं। कैबिनेट मंत्री जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है हमारी, सेंट्रल मतलब संसद के अंदर जो मंत्री होते हैं वो कैबिनेट मंत्री के अंदर आते हैं, जैसे गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और विदेश मंत्री, रेल मंत्री। ये जो होते हैं जो संसद के अंदर बैठते हैं, ये मुख्य तौर पर जो मुख्य होते हैं उनको हम कैबिनेट स्तर के मंत्री कहते हैं। इसके बाद दूसरा है कि मंत्री अर्थात मंत्री परिषद के सदस्य कैबिनेट स्तर के हो सकते हैं और मंत्री परिषद की बैठक में भाग लेते हैं। ये जो मंत्री होते हैं वो मंत्री स्तर की बैठक में भाग लेते हैं। इसके बाद राज्य मंत्री। अब राज्य मंत्री कौन होते हैं? जो यह कैबिनेट के मंत्री नहीं होते हैं, इन्हें स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है। ये भी केंद्र सरकार के होते हैं लेकिन कैबिनेट में नहीं होते, इन्हें अलग से विभाग दे दिए जाते हैं। इन्हें अलग से राज्यों के अंदर कार्यवाही चलाने के विभाग दे दिए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे हमारे जो मंत्री हैं वो राज्य मंत्री होते हैं, जो कैबिनेट मंत्री नहीं होते हैं, तो उनको हम कहते हैं राज्य मंत्री, जो राज्य के अंदर कार्रवाइयों का निर्वाहन करते हैं, इनको चलाते हैं। फिर उपमंत्री ये छोटे मंत्री होते हैं तथा कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्रियों के सहायक के रूप में कार्य करते हैं। छोटे मंत्री होते हैं ये कभी कभार जो कैबिनेट मंत्री ने कुछ काम दिया उस काम को करते हैं उपमंत्री, या फिर राज्य मंत्रियों की मदद के लिए भी उपमंत्री। तो यानी इन दोनों की मदद के लिए जो होते हैं वो छोटे मंत्री होते हैं, जिन्हें हम उपमंत्रियों के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से हमारे देश के अंदर देखा जाए तो कुल मिलाकर के 3 प्रकार के मंत्री पाए जाते हैं। पहला कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। इसके बाद अगला टॉपिक है वो है मंत्री परिषद की शक्ति तथा कार्य। मंत्री परिषद की शक्ति तथा कार्य, फिर तो पहली वही वाली बात है। पहला काम है राष्ट्र के लिए नीति बनाना। नीति मतलब नीतियां बनाना, ठीक है। ये मंत्रिमंडल ये तय करता है कि घर के अंदर और विदेश के अंदर भारत की जो नीतियां होंगी वो कैसी होंगी, ठीक है। वह सभी प्रमुख समस्या जैसे रक्षा की हो, राष्ट्रपति शासन हो, कि नए राज्यों का निर्माण हो, ऐसे कोई भी काम होता है वो मंत्री परिषद ही करती है। प्रशासन यानी शासन का संचालन, यानी प्रशासन को चलाना, देश को चलाने का काम भी हमारे देश के अंदर मंत्री परिषद ही करती है। मंत्री परिषद के सदस्य जो होते हैं शासन के विभिन्न भाग जैसे गृह, कृषि, रेलवे, शिक्षा, व्यापार आदि के अध्यक्ष होते हैं और यही लागू करते हैं कि कौन काम कैसे होगा, यानी प्रशासन को चलाने का काम भी इन्हीं का होता है। फिर इसके बाद राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण। राष्ट्रीय वित्त मतलब पूरे भारत के पैसा, आर्थिक पावर, उसके ऊपर इनका ही नियंत्रण होता है। राज्य के वित्त पर मंत्रिमंडल का पूर्ण नियंत्रण होता है और बजट का निर्माण किया जाता है। नए कर लगा सकते हैं, पुराने कर को हटा सकते हैं, दरों और करों की दरों में यानी रेट में हेरफेर कर सकते हैं। ये सब करने का काम हमारे देश के अंदर ये मंत्री परिषद का होता है। इसके बाद राष्ट्रीय आपदा की स्थिति की घोषणा। कई बार हमारे देश के ऊपर राष्ट्रीय आपदा आ जाती है और राष्ट्रीय आपदा आ जाती है तो वही मंत्री परिषद ही पूरा कार्य, जैसे अभी हमारे देश के अंदर वर्तमान में एक स्वास्थ्य से संबंधित आपदा आई हुई है तो प्रधानमंत्री, मैंने बताया मंत्री परिषद का मुखिया होता है, वो बार बार आकर के हमारे देश को संबोधित करते हैं और बताते हैं कि हमारी आगे की कार्रवाई किस प्रकार की होगी। तो ये सब काम यानी आपात की स्थिति की घोषणा करना, उससे लड़ना, ये सब काम मंत्री परिषद का ही होता है। वित्तीय कार्य, पैसे से संबंधित कार्य। सदन में सभी प्रकार के धन विधेयक मंत्री परिषद ही पेश करता है। यानी हमारे देश के अंदर कोई धन विधेयक पेश करना है, वैसे विधेयक तो
जो है पेश करने का काम दोनों ही पक्ष का होता है, यानी विपक्ष का भी और सत्ता पक्ष का भी, दोनों ही विधेयक पेश कर सकते हैं, लेकिन वित्त विधेयक, विशेषकर वित्त विधेयक मंत्री परिषद ही पास करता है, ये उसका अधिकार है। इसके बाद अगला, ये थे मंत्री परिषद की शक्तियां। बेटा याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण काम ये ऑप्शन क्वेश्चन है। इसके बाद मंत्रिमंडल का उत्तरदायित्व बताओ, यानी मंत्रिमंडल का उत्तरदायित्व बताना, वो किसके प्रति उत्तरदायित्व होते हैं, कौन उनसे सवाल पूछेगा, तो क्या होता है। तो मंत्रिमंडल के बेटा दो प्रकार के उत्तरदायित्व होते हैं, एक सामूहिक उत्तरदायित्व और एक होता है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व के अंदर मैंने बताया कि जब मंत्री परिषद, जो मंत्री परिषद होता है, लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होते हैं, यानी पूरा का पूरा मंत्री परिषद जो है केंद्र सरकार का, वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होता है उनका। यदि उनके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए, ठीक है, या समर्थन उनके पास पूरा ना हो, बहुमत ना हो, तो ऐसा नहीं कि एक मंत्री हटेगा, पूरा का पूरा मंत्री परिषद और पूरी की पूरी सरकार गिर जाएगी, एक साथ खत्म हो जाएगी। इसी को कहते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व। इसको क्या कहते हैं, सामूहिक उत्तरदायित्व। यानी लोकसभा में यदि अविश्वास प्रस्ताव आया, और अविश्वास प्रस्ताव का मतलब सरकार के ऊपर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है कि सरकार के पास पर्याप्त बहुमत है, क्योंकि सरकार चलाने का अधिकार उसी को होता है जिसके पास बहुमत होता है। जैसे अभी वर्तमान में आपने देखा था मध्य प्रदेश के अंदर हुआ था कमलनाथ सरकार के साथ में, जिसमें उनके कुछ लोगों ने त्याग पत्र दे दिया, और साथ ही जो शिवराज सिंह चौहान है वहां के, उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पास करा, और पास करने की कही, लेकिन उससे पहले ही कमलनाथ ने त्याग पत्र दे दिया, और जैसे ही कमलनाथ ने त्याग पत्र दिया तो पूरी की पूरी सरकार गिर गई। तो ऐसा ही होता है सामूहिक उत्तरदायित्व। यानी लोकसभा में या फिर किसी भी विधानसभा में एक बार अगर जो है अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है, समर्थन जो है वो हट जाता है, तो त्याग पत्र देना पड़ता है पूरी मंत्री परिषद। इसको कहते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व। फिर है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व जो होता है वो मंत्री लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी हैं, वे राज्य के अध्यक्षों के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं। मतलब लोकसभा में राज्य के जो कुछ भी लोग पूछेंगे तो उन्हें बताना होगा कि हम किस काम को किस प्रकार से कर रहे हैं। इसको कहते हैं व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। यानी मंत्री लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी हैं, वे राज्य के अध्यक्ष के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं। लोकसभा में तो सामूहिक रूप से हैं यहां पर, लेकिन जैसे ही वो आते हैं राज्यों के अंदर, राज्यों के जो अध्यक्ष होते हैं वो क्या कहलाते हैं, मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री जो कुछ भी पूछते हैं तो उन्हें बताना पड़ता है। इसी को कहते हैं व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। यानी एक व्यक्ति के लिए उत्तरदायित्व होता है उनका। तो ये हो गया टॉपिक। इसके बाद अगला, हाँ, मंत्रिमंडल पर संसद यानी विधानमंडल का नियंत्रण होता है। अभी आपको बताना कि जो मंत्रिमंडल होता है उसके ऊपर संसद का नियंत्रण कैसे होता है, कैसे मंत्रिमंडल पे जो है यानी देश के मंत्रियों के ऊपर संसद नियंत्रण रखती है। तो नियंत्रण रखना भी जरूरी होता है। तो संसद जो है निम्नलिखित प्रकार से, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा समझने वाला भी है, कि संसद, आपको याद रखना है कि संसद जो है वो किस प्रकार से मंत्रिमंडल को जो है नियंत्रित रखती है। नियंत्रित रखने का मतलब ये नहीं कि गलत कामों से रोकती है, अर्थात कि संसद सही तरीके से चलती रहे। क्योंकि भाई संसद के अंदर काम तो बहुत सारे होते हैं, किस समय कौन सा बिल लाना है, कौन सी मुद्दे के ऊपर चर्चा करनी है, कौन से मुद्दे पर चर्चा नहीं करनी है। तो अगर इसकी व्यवस्था नहीं होगी तो किसी मुद्दे पर सही तरीके से चर्चा नहीं हो पाएगी। जैसे मुझे एक बिल पास करना है तो दूसरे को भी बिल पास करना होगा, तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, और इधर से कोई सत्ता पक्ष बिल लाएगा, उधर से कोई लाएगा, तो इस प्रकार से काम नहीं होता। इसीलिए संसद जो होती है वो किस प्रकार से मंत्रिमंडल को नियंत्रित रखती है वो तरीके बताने, यानी कैसे वो काम करती है सही तरीके से ताकि व्यवस्था ना बिगड़े, वो तरीके बताने आपको। तो पहला पॉइंट यह है कि मंत्रियों को उनके विभागों के बारे में पूछना। जो मंत्री हैं, मंत्रियों से उनके विभागों के बारे में पूछ सकती है कि संसद के अंदर, जैसे कोई भी विपक्ष का आदमी उनसे पूछ सकती है, बताइए भाई कि वन मंत्री है तो वन से संबंधित क्या काम है, पेड़ पौधे कितने लगाए जा रहे हैं। तो संसद में
ये पूछा जा सकता है मंत्रियों से, तो इस प्रकार से वो कुछ भी काम करेंगे, अगर वो नहीं करेंगे तो उन्हें जवाब देना पड़ता है। दूसरा, शून्यकाल। शून्यकाल क्या होता है? शून्यकाल संसद का पहला संसद का 12 से 1 के बीच का घंटा होता है। 12 से 1 के बीच का जो समय होता है वो शून्यकाल होता है। और शून्यकाल जो होता है, अब इसके बारे में पता होना चाहिए, इसके अंदर इससे भी पहले शून्यकाल, जब संसद में मंत्रियों से हर प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं आप। जो सरकार होती है, सरकार से 12 से 1 के बीच में जो ये काल होता है, भारत की देन है ये। इसके अंदर आप सरकार से कैसे भी प्रश्न पूछ सकते हो, सरकार उनको उनका जवाब देगी। इससे भी पहले आपको पता होना चाहिए बेटा एक चीज, वो शायद डाली नहीं, डल जाएगी, अभी आ जाएगा, शायद आगे होगा। एक होता है इससे शून्यकाल से भी पहले, जिसका नाम होता है प्रश्न काल। इसको याद रखना, प्रश्न काल। प्रश्न काल क्या है, इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न काल जो है संसद का पहला घंटा होता है। संसद जब चलती है ना, शुरुआत होती है, शुरुआत का पहला घंटा होता है। इसमें क्या क्या करते हैं प्रश्न काल में, संसद के अंदर हम करते हैं कि आज पूरे दिन पे किस किस बिल के ऊपर चर्चा होगी उसको बताया जाता है कि आज हम नारी सशक्तिकरण, बजट पर या फिर जीएसटी पर चर्चा करेंगे, तो इन्हीं पर चर्चा होगी, इनके अलावा किसी मुद्दे के ऊपर चर्चा नहीं होगी। अगर ये तय नहीं होगा तो फिर संसद काम नहीं कर पाएगी। ये होता है प्रश्नकाल। प्रश्नकाल के बाद आता है क्या कहते हैं 12 से 1 के बीच का टाइम, जिसको हम कहते हैं शून्यकाल। शून्यकाल के अंदर जो विपक्ष होता है वो सरकार से कैसे भी प्रश्न पूछ सकता है, जिसको प्रश्नकाल में चाहे बताया गया हो या ना गया हो। समझ में आ गया ना? तो इसको होता है प्रश्नकाल। के बाद आता है शून्यकाल। इसके बाद काम रोको प्रस्ताव। काम रोको प्रस्ताव जैसे तो देखने से लगता है कि काम, इसमें काम रोक देना होता है, लेकिन नहीं। कई बार क्या होता है कि जो प्रश्न काल होता है, प्रश्न काल में जो विषय बताए गए हैं, अब उनसे भी महत्वपूर्ण कोई विषय आ जाता है जिसके ऊपर तत्कालीन चर्चा करनी होती है, तो हम क्या करें? तो ऐसी स्थिति में एक प्रस्ताव आता है जिसको कहते हैं काम रोको प्रस्ताव। अब काम रोको प्रस्ताव का अर्थ होता है जो पहले से चर्चा चल रही है किसी विषय के ऊपर, उस चर्चा को रोक करके नए विषय के ऊपर चर्चा करना कहलाता है या काम रोको प्रस्ताव। यानी हमें नए विषय पर, किसी पिछले विषय को रोक करके किसी नए विषय पर चर्चा करनी है, उसके लिए हमें प्रस्ताव लाना पड़ता है, काम रोको प्रस्ताव। और ध्यान रखना ये ऐसे नहीं आते हैं, ये विपक्ष के अंदर सत्ता पक्ष के लिए मिनिमम कुछ सांसदों की आवश्यकता होती है। 50 सांसद जब लिखित में देते हैं तब जाकर के वो प्रस्ताव पास होता है, तब जाकर के उसके ऊपर काम रोको प्रस्ताव चालू होता है, याद रखना आपको। इसके बाद मंत्रियों द्वारा प्रस्तुत सरकारी विधेयक को नामंजूर कर देना। अब इसमें क्या होता है कि जो मंत्री कई बार सरकारी विधेयक देते हैं तो सरकार के उन विधेयकों को नामंजूर भी किया जा सकता है। कुछ भी विधेयक नहीं पास होते हैं, सरकार उनको नामंजूर कर सकती है, या फिर सरकार का मतलब अध्यक्ष, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है। फिर अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है। तो यदि लोकसभा द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया जाए तो मंत्रिमंडल को अपना त्यागपत्र देना पड़ता है, देना होगा। अविश्वास प्रस्ताव का मैंने पहले बताया था कि क्या होता है इसके अंदर कि यदि विपक्ष को लगता है कि सत्ता पक्ष के पास बहुमत नहीं है, आधे से अधिक लोग नहीं है सरकार चलाने के लिए, तब वो 50 लोग मिलकर के संसद के अंदर ये प्रस्ताव लाते हैं। ये प्रस्ताव जैसे ही लाएंगे ना तो दोबारा से वोटिंग होगी संसद के अंदर, और सरकार को 272 सदस्यों की आवश्यकता होती है। जैसे 272 चुनावों के अंदर 272 सदस्य सरकार के पक्ष में वोटिंग कर देंगे तो सरकार बनी रहेगी, तो गिरेगी नहीं सरकार, मंत्रिमंडल खत्म नहीं होगा। लेकिन अगर 272 से कम रह गए तो सरकार के अंदर या संसद के अंदर जो ये अविश्वास प्रस्ताव है इसको पास मान लिया जाएगा और सरकार गिर जाएगी और दोबारा चुनाव होंगे। इसको कहते हैं अविश्वास प्रस्ताव। इसी की तरह एक और होता है निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव भी सेम अविश्वास प्रस्ताव की तरह ही होता है, याद रखना उसका नाम क्या है, निंदा। कोई पूछ ले निंदा प्रस्ताव तो ये पता होना चाहिए। निंदा प्रस्ताव मैंने 2 चीज बताई आपको, वो आपको मेंशन करनी है। वो है क्या कहते हैं, एक तो काम रोको प्रस्ताव, सॉरी ये अविश्वास प्रस्ताव और
सॉरी ये है निंदा प्रस्ताव, और इधर मैंने बताया था आपको प्रश्न काल। ये दो चीज याद रखनी है, ये मेंशन नहीं हुई है, आपको याद रखनी है। तो निंदा प्रस्ताव बिल्कुल अविश्वास प्रस्ताव की तरह होता है, लेकिन इसमें कारण नहीं बताते हम सरकार को कि हम किस कारणों से आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं, लेकिन इसमें हमें बताना पड़ता है सरकार को कि हम आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव या निंदा प्रस्ताव ला रहे हैं। बस इतना सा अंतर है इन दोनों के अंदर। और आज का जो अध्याय है वो यही समाप्त होता है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हो, और मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा और आपको समझा दूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। इसके बाद हम मिलते हैं एक नए चैप्टर में अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।